हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की मास फ्रेगमेंटेशन बिहेवियर पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है मॉलिक्यूलर आयन पीक अगर एलिफेटिक हो तो आमतौर पर जो है वो या तो मिस हो जाती है या बहुत छोटी होती है। ठीक है, जैसे कि हम डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एरोमेटिक में बहरहाल थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उसके अलावा जैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ रहे थे, अल्फा क्लीवेज होती है, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके साथ वाला बॉन्ड और फिर उससे नेक्स्ट बॉन्ड, अल्फा क्लीवेज और बीटा क्लीवेज होती है। और फिर वही बात है कि अगर गामा कार्बन मौजूद है sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम से और उसके ऊपर हाइड्रोजन है तो फिर मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट भी होती है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एडिशनल बात आ गई कि इसमें M-17 का लॉस होता है। ठीक है, और वो M-17 बेसिकली क्या है, ये रूल वही है, अल्फा क्लीवेज है कार्बोनिल के साथ। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोनिल के एक साइड पे ऑफ कोर्स अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरी साइड पे OH होगा। तो ये भी अल्फा क्लीवेज ही होती है जो M-17 का लॉस है, तो OH बेसिकली इसमें से एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो हम एसिड की हमने यहाँ एग्जांपल दी है और इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बताने की कोशिश की है। जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन में हमने देखा था कि अल्फा क्लीवेज हो रही है, यहाँ से ये M-17 का लॉस होगा और 71 का फ्रैगमेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है ये बाकी जो अल्काइल चेन कितनी बड़ी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंपाउंड है ब्यूटाइलिक एसिड। तो उसमें जो है वो जब OH निकलता है तो 4 कार्बन का स्केलेटन बचता है ऑक्सीजन के साथ, तो 71 का फ्रैगमेंट अपीयर होता है, लेकिन ये कोई बड़ा नहीं होगा, इसमें से फौरन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस होगा। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में 17 का लॉस और 45 का लॉस जो है ये इंडिकेशन होती है। 45 जो है वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा है। ठीक है, तो ये जो लॉस है ये इंडिकेट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो जैसे हमने दूसरे कंपाउंड्स में कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो पढ़े थे, कुछ खास फ्रेगमेंट जो है वो नजर आते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि ये प्लांट क्लास का कंपाउंड हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर 17 का और 45 का लॉस आ रहा है मॉलिक्यूलर आयन में से, तो वो इंडिकेट करता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें बहरहाल ये एक साइड से अल्फा क्लीवेज हुई तो 17 का लॉस आया। ठीक है, दूसरी साइड से भी अल्फा क्लीवेज होगी तो 43 का लॉस है, क्योंकि 3 कार्बन निकलते हैं। और 43 ऑफ कोर्स हमने देखा था कि ये यहाँ तो ये रेडिकल के फॉर्म में निकलता है, ये कैटायन के फॉर्म में भी निकल सकता है, लेकिन इसमें जो है 45 का फ्रैगमेंट, ऊपर जो है 71 का फ्रैगमेंट बना जब अल्फा क्लीवेज हो यानी OH निकला, और इधर से जब अल्फा क्लीवेज होकर अल्काइल निकला तो 45 का फ्रैगमेंट जो है वो बना। उसके बाद हमने कहा था कि बीटा क्लीवेज जो है ये होती है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो बीटा क्लीवेज है ये वाली। ठीक है, बीटा क्लीवेज के बाद ये वाला पार्ट निकला तो 29 का वो बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में दूसरी तरफ जो है वो बीटा क्लीवेज है, वो हाइड्रोजन रेडिकल है। तो आमतौर पर ये पीक मिस हो जाती है, या छोटे मॉलिक्यूल हो तो उसमें बहुत छोटी सी ये पीक जो है वो आपको नजर आ जाएगी, यानी M-1, M-17 और M-1 पीक जो है ये नजर आती है, लेकिन छोटी होती है और समटाइम ये मिस भी हो सकती है, लेकिन इस तरह का लॉस बहरहाल होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट है। मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट जब स्पेसिफिकली हम ब्यूटारिक एसिड की बात कर रहे हैं तो उसमें 28 का लॉस होगा। इधर जैसे ये 29 का, ये भी बीटा क्लीवेज थी, और मैंने बताया कि मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट भी बीटा क्लीवेज ही होती है, लेकिन उसमें एडिशनली क्या बात होती है कि एक प्रोटॉन जो है एक पार्ट से दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब बीटा क्लीवेज हुई तो 29 का फ्रैगमेंट आया था और 59 का आया था, और यहाँ पे जब बीटा क्लीवेज मैक्लोफर्टी में हो रही है तो हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से 29 वाला 28 में कन्वर्ट हुआ और 59 वाला 60 में कन्वर्ट हुआ, और ये बेसिकली ज्यादा मोस्ट स्टेबल आयन जो है वो इनमें बनता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कंजुगेशन भी है और फिर रेडिकल कैटायन की फॉर्म में ये निकल रहा है, तो ये बहरहाल स्टेबल है। तो ये नेक्स्ट पेज पे हम इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। यार ये पता नहीं क्या, ये विंडो आप लोगों को ये नजर आ रही है, ये जो लिखा हो प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन? यस सर। जी सर, नजर आ रहा है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्यों आ रही है और मैं इसको रिमूव कैसे करूं। किसी को अगर पता है तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी इसकी डिस्टर्बेंस होती है। ये डिसअपियर होती है और फिर अपीयर हो जाती है।
है किसी को आइडिया? अब असूलन तो इसको क्लिक करके ये गायब होनी चाहिए थी, लेकिन जब क्लिक करता हूँ तो स्लाइड चेंज हो जाती है, ये ड्रैग भी नहीं हो रही। एनीवे बर्दाश्त करें थोड़ा सा, मैं किसी वक्त इसको देखता हूँ कि कैसे ये खत्म होगी। तो ये ब्यूटारिक एसिड का मास स्पेक्ट्रम है, मॉलिक्यूलर आयन पीक आप देखें 88 की पीक आ रही है छोटी सी नजर, और हाइड्रोजन रेडिकल निकलने के बाद भी आ रही है, जो कि बीटा क्लीवेज है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन की तरफ से, यानी हाइड्रोक्सी की तरफ से। तो M-1 पीक और 71 की पीक नजर आ रही है, जो कि M-17 पीक है। और ये मैकुलोफर्टी रीअरेंजमेंट का फ्रैगमेंट है, जो मैंने पीछे ये बताया था ये वाला, कि ये कॉन्जुगेशन की वजह से जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने आगे देखा कि ये बेसिकली बेस पीक है। तो बाकी जो फ्रैगमेंट है वो सब छोटे छोटे हैं। 45 का फ्रैगमेंट मैंने बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट निकलता है तो 45 का लॉस होता है, और 43 का भी हमने फ्रैगमेंट देखा, 29 का भी देखा, 28 के फ्रैगमेंट भी हमने देखे पीछे किस तरह से। लेकिन जो इसमें मेन फ्रैगमेंट है वो 60 का जो सबसे बड़ा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आयनाइज होता है इसमें से डेफिनेटली 45 का लॉस फौरन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ये जो है OH रेडिकल निकलना और H रेडिकल निकलना, ये भी जैसे कि आपको छोटे फ्रैगमेंट से नजर आ रहे हैं। अगर बेंजोइक एसिड, अच्छा एरोमेटिक एसिड में भी ऑफ कोर्स रूल तो यही है, लेकिन एरोमेटिक एसिड में यह कि मॉलिक्यूलर आयन पीक थोड़ा बड़ी हो जाती है, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया कि फौरन जो है वो H का लॉस और कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस जो है ये बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेंजोइक एसिड अगर है और बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन वैसे ओपन करके दिखाया हुआ, लेकिन ओवरऑल ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर बेंजोइक एसिड है और उसके बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है कि यहाँ कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, अगर इनके ऊपर हाइड्रोजन मौजूद हो, जैसा कि ये मिथाइल है, ये टॉल्वीन है, ठीक है, टॉल्वीन का डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड यानी ऑर्थोटॉल्विलीन है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर OH होगा यानी ये ऑक्सीजन होगा तो उसके ऊपर भी हाइड्रोजन हो सकता है। अगर यहाँ पे NH या NH2 होगा तो यहाँ नाइट्रोजन होगा और उसके ऊपर भी हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप हो या OH हो या अमीन हो और उनके ऊपर हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है, शर्त ये कि हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन मौजूद हो तो उस एसिड में वाटर का लॉस आता है। हालांकि वाटर का लॉस है वो हमने अल्कोहल के केस में देखा था कि वहां पे टिपिकल ये फ्रेगमेंटेशन थी कि वाटर का लॉस जो है वो होता है। तो यहाँ पे जो है आर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड है, इसी तरह आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अगर होगा या आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड अगर होगा तो वाटर का लॉस आपको नजर आएगा। और वाटर के लॉस के बाद जो फ्रेगमेंट बनता है ये भी इंतहाई स्टेबल है, कंजुगेटेड है और स्टेबल है, तो इसका फ्रेगमेंट जो है वो बड़ा नजर आएगा। तो ये एक टिपिकली एक इन कंपाउंड्स में एक बात है। वरना अगर हमने कहा था कि अगर कंपाउंड अगर स्पेक्ट्रम में आपको वाटर का लॉस नजर आ रहा है तो आमतौर पर वो इंडिकेशन होती है अल्कोहल की, लेकिन आपने देखा कि बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स में जिसमें ऑर्थो पोजीशन में कोई जो ग्रुप लगा हो उस पे अगर हाइड्रोजन होगा तो वहां पे वाटर का लॉस आएगा। तो यहाँ पे ये देखें कि 118 जो है ये बल्कि बेस पीक है, इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक है इसकी 136 और ये जो है ये बेस पीक है, ठीक है। उसके अलावा बाकी फ्रेगमेंट जो है वो उसी तरह से यहाँ से भी होगा। 91 का भी ये देखिए, ये 91 और 92 के फ्रेगमेंट है। 91 का जो है वो ये जो टॉल्वीन है ये ट्रोपिनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट जो बाकी है, और उसी तरह से एरोमेटिक सिस्टम के बाकी फ्रेगमेंट है जिसमें 65, 51 और 39 के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपको नजर आ रहा है। तो एरोमेटिक सिस्टम बाकी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक खास बात एडिशनली थी तो यही थी कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए तो इन एसिड्स में भी वाटर का लॉस होगा, और वो जो आयन बनेगा वाटर के लॉस के बाद वो ये नहीं है कि हर वक्त तो बेस पीक ही होगी, डिपेंड करता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो फ्रेगमेंट की इंटेंसिटी रीजनेबल हो। उसके अलावा जो है ये ट्रोपिनियम आयन के डेरिवेटिव है। ट्रोपिनियम आयन से फिर जो बाकी हमें पता है कि हमने कहा था 77 का फ्रेगमेंट है ये वाला, 77 से भी 26 का एसिटिलीन का लॉस हुआ और ट्रोपिनियम से भी 26 यानी एसिटिलीन का लॉस हो गया, तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ये बन गए। तो ये आप खुद से इसका मैकेनिज्म जाओ बना सकते। नेक्स्ट जो है हमारा एस्टर्स हैं। एस्टर में जो
चूंकि एस्टर्स भी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इनमें भी ज़ाहिर वही रूल लगता है, अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज, मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट। और जैसे एस्टर्स में जो है हाइड्रोक्सी रेडिकल निकल रहा था, 17 का लॉस था, एस्टर्स में जो है अल्कोक्सी रेडिकल निकलता है। ठीक है, तो एस्टर्स का आपको पता है कि कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट होते हैं। तो कार्बोनिल की एक साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे जो वो कार्बोक्सिलेट यानी एस्टर ग्रुप लगा होता है, अल्कोक्सी ग्रुप लगा होता है। तो जैसे हाइड्रोक्सी निकला है, तो अगर कार्बोनिल से अल्फा क्लीवेज होगी तो अल्कोक्सी रेडिकल निकलेगा। तो ये यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि अल्कोक्सी रेडिकल का जो लॉस है, जैसे M-17 एसिड्स में आया था, तो अगर अल्कोक्सी है तो फिर कौन कौन सा लॉस आ सकता है। तो ऑफ कोर्स सब अल्कोक्सी में सबसे छोटा ग्रुप जो है वो मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी रेडिकल निकलेगा तो M-30 होगा, 31 होगा। और अगर इथॉक्सी रेडिकल निकलेगा तो 69 होगा। और इसी तरह से जो है ये चेन आप आगे देखते जाते हैं तो ये आपको ये एस्टर्स में ये लॉस नजर आएगा। तो इस तरह के अगर फ्रेगमेंट का लॉस नजर आ रहा है तो ये आमतौर पर इंडिकेशन होती है कि ये एस्टर्स हैं और इसमें जो है इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के उसके लॉस के क्लीवेज के बाद होता है। इस ऑक्सीजन के साथ ऑफ कोर्स ये ग्रुप लगे हुए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये फिर उसका मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी हैं उनमें जब एक साइड से अल्फा क्लीवेज होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस जरूर उनमें हो रहा है। ठीक है, अल्कोहल में भी आपने देखा था कि ऐसा लॉस नजर आया था। और कार्बोनिल कंपाउंड में भी, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो एस्टर है, तो डेफिनेटली जब यहाँ से इस साइड से अल्फा क्लीवेज होती है तो ये वाला हमारे पास ग्रुप बनता है और इसमें से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो बेसिकली क्या हुआ कि डायरेक्ट यहाँ से M-31 का लॉस है और जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकली तो M-31 -28। तो ये जो है वो आपके सामने फ्रेगमेंट नजर आ रहा है। तो एनीवे आपको मल्टीपल फ्रेगमेंट इस तरह से नजर आएंगे, यानी ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकलेगा और बाद में ये पूरा ऐसे भी निकल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने कहा था कि M-17 का लॉस भी है और फिर पूरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड निकलने के बाद M-45 का लॉस है। तो यहाँ पे 45 का इसलिए नहीं होगा कि यहाँ अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल चेन जो है ये वेरियोस अल्कोक्सी रेडिकल निकला। M-31 चूंकि मिथॉक्सी था तो 31 था, इथॉक्सी होता तो ये 59 का होता, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से जब ये बना तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे ये बताया कि भाई M-31 और M-28 ये लॉस आपको नजर आने लगे। फिर दूसरी साइड से जो अल्काइल ग्रुप है उस साइड से अल्फा क्लीवेज होगी तो जो भी पार्ट होगा वो निकल जाएगा और आपके पास जो है ये बचेगा 59। अब ये 59 जो है ये डिपेंड करता है इस अल्काइल पे, इस वाले मिथॉक्सी पे। ठीक है, कि ये मिथॉक्सी है, प्रोपॉक्सी है, या प्रोपाइल ग्रुप है, या इथाइल ग्रुप है, या ब्यूटाइल ग्रुप है, या फिनाइल ग्रुप है। तो ये जो मिथाइल है यहाँ पे फिर ये वेरी कर सकता है। तो जब ये ग्रुप वेरी करेगा तो इस फ्रेगमेंट का मास उसी के साथ साथ जो है वो वेरी करता जाएगा। ठीक है, फिर बीटा क्लीवेज पे आ जाए। यहाँ से ये बीटा क्लीवेज हुई, ठीक है, 73 का लॉस हुआ और हमारे पास ये 29 का फ्रेगमेंट आ गया, इसका मतलब 73 का भी आएगा। ठीक है, और दूसरी साइड से बीटा क्लीवेज हुई तो हमारे पास मिथाइल यहाँ से निकला है। ठीक है, तो M-87 का 15 का फ्रेगमेंट आ रहा है और 15 के फ्रेगमेंट को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर ये चेन बड़ी होगी तो ये फ्रेगमेंट जो है ये बड़ा होगा और स्पेशली अगर ये 43 का बनेगा तो ऑफ कोर्स ये स्टेबल आयन भी बनेगा। तो इस तरह से जो है इनमें भी अल्फा क्लीवेज और बीटा क्लीवेज हुई। ठीक है, और फिर वही बात है कि अगर गामा हाइड्रोजन मौजूद होगा तो फिर जनाब ये मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो वो जो 29 और 73 के फ्रेगमेंट बने थे, ये वाले 29 और 73 जो कि बीटा क्लीवेज से बने थे, वही फ्रेगमेंट जो वो 28 और 74 में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें देखते हैं कि 74 का फ्रेगमेंट जो है ये कितना बड़ा है। देखिए यहाँ पे बड़ा फ्रेगमेंट है जो मैक्लोफर्टी में बना। उसके अलावा हमारे पास 71 का फ्रेगमेंट ये वाला था, ये फ्रेगमेंट भी हमारे पास बड़ा है। एसिड्स में ये फ्रेगमेंट छोटा था क्योंकि एसिड्स में कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन जल्दी होती है, इसलिए ये आयन जो है ये कम बनते हैं। लेकिन एस्टर्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो एनीवे ये जो हमारे पास ये फ्रेगमेंट बन रहा है ये हमारे पास भी काफी स्टेबल है। उसके अलावा 59 का फ्रेगमेंट है, हमने यहाँ 59 का फ्रेगमेंट देखा था ये वाला।
जो कि अल्फा क्लीवेज है दूसरी साइड पे, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप बचता है अल्कोक्सी के साथ, मैंने बताया था कि ये वेरी करेगा इसका मास, इस मिथाइल की बजाय अगर इथाइल होगा तो ये मास जो है ये उसी तरह इंक्रीज कर जाएगा। फिर 43 का फ्रैगमेंट है हमारे पास। 43 का हमारे पास फ्रैगमेंट कौन कौन से आए थे? ये प्रोपाइल रेडिकल निकला था, ठीक है, और प्रोपाइल कैटायन भी ऑफ कोर्स निकलेगा, जो कि बीटा क्लीवेज की फॉर्म में, शायद अल्फा क्लीवेज की फॉर्म में जो है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है 43 का फ्रैगमेंट जो है यहाँ पे बेस पीक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार बाकी 15 और 29 के जो आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो 1-1 के डिफरेंस जो नजर आते हैं, ये मैंने बताया था कि हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्रोजन आयन, ये आमतौर पर जब आयन बनते हैं और वो फ्लाई करते हैं मैग्नेटिक रीजन में, तो ये हाइड्रोजन आमतौर पर एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट में किसी न किसी तरह ट्रांसफर हो जाता है, तो ये 1-1 के डिफरेंस से होते हैं। लेकिन इसमें जो खास बात है, ये देखें, ये जो पीक है छोटी सी, जैसे ये 87 है उसके साथ छोटी पीक है, 74 है ये छोटी पीक है लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो गई, 71 है ये छोटी पीक है, तो ये सारी जो है ये M+1 पीक इनको कहते हैं। यहाँ पे ये देखें 102 का फ्रैगमेंट है तो 103 पे जो M+1 पीक आ रही है, ठीक है। इसी तरह 87 का फ्रैगमेंट है तो 88 पे M+1 पीक आ रही है। तो ये M+1 पीक मैंने शुरू में बताया था कि ये आइसोटोपिक पीक होती है कार्बन 13 की वजह से। तो कार्बन 13 की अबंडेंस चूंकि लो होती है, ठीक है, 1% होता है नेचर में, तो इस वजह से M+1 पीक आती है लेकिन छोटी होती है, ठीक है। तो ये फ्रैगमेंट की हाइट के हिसाब से होगी हमारा। ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम देख लिया आपने इसमें। अब ये जो है ये ब्यूटाइल बेंजोएट का फ्रैगमेंट है। यहाँ पे एक जो अहम बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एस्टर्स में कहते हैं कि डबल मैक्रोलिपर्टी भी होती है, ठीक है। डबल मैक्रोलिपर्टी की मतलब फर्ज करें एक तो ये यहाँ पे चेन बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये अल्फा एटम हो गया, ये बीटा हो गया और ये आगे गामा होगा। यानी ये अगर इथाइल होता, मेरा ख्याल ये आगे दिया होगा, अगर इथाइल होता तो गामा कार्बन कार्बोनिल से मौजूद होता और उसका हाइड्रोजन, तो इधर से भी मैक्रोलिपर्टी होगी, इधर से भी। इसके अलावा एक और तरीके से होता है कि 2 दफा हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो रिप्लेस होता है, तो उसके जो फ्रैगमेंट, खास तौर पर वो फ्रैगमेंट जो बनते हैं, मिसाल के तौर पर ये ब्यूटाइल बेंजोएट है, तो इसमें कह रहे हैं कि डबल मैक्रोलिपर्टी रीअरेंजमेंट जो है वो होती है, तो इसमें प्रोटोनेटेड एसिड बनता है, यानी एक तो यानी ये बेंजोइक एसिड बनेगा, दूसरा इसमें एडिशनल प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अगर बेंजोइक एसिड होता तो ये 122, ये बल्कि बना भी हुआ है यहाँ पे 122, तो 122 का फ्रैगमेंट आता है, लेकिन 123 का फ्रैगमेंट जो है ये क्यों आया? हालांकि ये नहीं आना चाहिए था। तो इससे ये एज्यूम किया गया कि इसमें डबल मैक्रोलिपर्टी हो रही है और इसमें जो है प्रोटोनेटेड एसिड बनता है, इसलिए 123 का फ्रैगमेंट जो है वो आ रहा है। तो इसकी हमने ये देखें, ये यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने ड्रा करने की कोशिश की है कि ये तो आम मैक्रोलिपर्टी है, ये अल्फा एटम, ये बीटा एटम, ये गामा एटम, गामा पे हाइड्रोजन है, ये मैक्रोलिपर्टी हुई, और मैक्रोलिपर्टी होने के बाद ये प्रोटोनेटेड पार्ट बना, लेकिन ये यहाँ से टूटा नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन रेडिकल सिर्फ ऐसे शिफ्ट हो गया, ये टूटा नहीं। टूटता ये इस तरह से है कि फिर फर्दर एक हाइड्रोजन जो है जहाँ रेडिकल बनता है उसके साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है, चूंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन की फॉर्म में आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये फौरन हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट होता है, फिर ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। ये बॉन्ड टूट के, तो ये चूंकि हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये OH बन जाएगा, और ये ऑलरेडी कार्बोनिल जो ये प्रोटोनेट हो गया, तो उसको कहते हैं प्रोटोनेटेड बेंजोइक एसिड, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला जो बना है, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड वैसे 122 होना चाहिए था, आप लोगों ने इसका मास आपको याद होगा, ठीक है, एनालिसिस भी आप करते थे। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि एडिशनल प्रोटॉन जो है इस मैकेनिज्म के थ्रू शिफ्ट हुआ और 123 का फ्रैगमेंट आया, तो ये 123 का फ्रैगमेंट देखिए काफी बड़ा है। हालांकि ये ब्यूटाइल बेंजोएट जो है इसका जो मॉलिक्यूलर लाइन है ये बहुत लो है, सिर्फ इस फॉरन रीअरेंजमेंट की वजह से 123 का फ्रैगमेंट बड़ा है। और फिर 105 है, 105 का फ्रैगमेंट ऑफ कोर्स ये यहाँ से अल्फा क्लीवेज हो रही है और बेंजोइल जो पार्ट बन रहा है ये 105 है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो डबल मैक्रोलिपर्टी की जो बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एरोमेटिक नहीं, ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी जो है उसमें भी आपको ये फ्रैगमेंट इस तरह के नजर आएंगे, हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ब्यूटानोएट है, ठीक है, ब्यूटानोएट है, तो इसमें कई तरह के
रीअरेंजमेंट्स हो सकती हैं। जैसे इधर से अल्फा बीटा गामा, इधर से भी मैक्लिफर्टी पॉसिबल है, अल्फा बीटा गामा, इधर से भी मैक्लिफर्टी होगी, लेकिन जैसे ही इधर से मैक्लिफर्टी होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन मजीद शिफ्ट हो जाएगा उस पर और फिर ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है, सॉरी यहाँ से। तो इस तरह से ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला बन जाएगा। तो ये वाला प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो 89 का फ्रैगमेंट आएगा। अदरवाइज 89 के फ्रैगमेंट की कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बनती। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन भी बहुत छोटी है, फिर 101 है, 89 की जो है वो बड़ी है, और ये जो 71 का फ्रैगमेंट है ये बड़ा है, और वो 71 का फ्रैगमेंट जो है यहाँ से क्लीवेज होने के बाद ये वाला जो पार्ट हमारे पास आता है। बाकी 56 के भी आपने देखे, 57 के भी देखे, ठीक है, 43 का भी ये चूंकि 43 का आएगा और इस तरह से ये इधर से निकलेगा तो ये 4 कार्बन का 57 का बच जाएगा। मतलब चूंकि ये चेन है तो आपको जैसे हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था 43 और 57 और 29 के फ्रैगमेंट, तो ये उस तरह का बिहेवियर तो ये शो करता है कि ये कंपाउंड है, इसमें एलिफेटिक चेन मौजूद है, ठीक है। एनीवे यहाँ पे खास बात जो थी वो ये थी कि ये जो है 89 का फ्रैगमेंट कैसे बना, तो ये इस तरह से बन गया। और 71 का ऑफ कोर्स वो मैंने बताया कि यहाँ से जो है एक क्लीवेज होगी, और ये बात ये हम पीछे जो है ब्यूटारिक एसिड में ये बात हमने पढ़ ली थी, ब्यूटारेट में हमने ये बात पढ़ ली थी कि 79 का फ्रैगमेंट, और इसमें से फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस होगा यानी 28 का लॉस होगा, और पीछे जो है वो 43 का बच जाएगा, वो भी बड़ा फ्रैगमेंट है, ठीक है। तो ये 89 का फ्रैगमेंट है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जैसे बेंजोइक एसिड के ब्यूटाइल बेंजोएट में था कि ये मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट हुई, यहाँ से ये प्रोटॉन शिफ्ट हुआ इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्लीवेज होने की बजाय यहाँ से क्लीवेज होने की बजाय क्योंकि अल्कोक्सी रेडिकल बेसिकली निकलता है तो यहाँ से क्लीवेज फेवरेबल नहीं है, बल्कि फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन जो है, चूंकि यहाँ रेडिकल बनेगा, एक ये जो बॉन्ड टूटता है, एक रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल इधर शिफ्ट हुआ और एक रेडिकल यहाँ बनेगा, तो इस ये जो है फिर एक हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में यहाँ शिफ्ट होगा इसके ऊपर, ठीक है, और ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है 89 का फ्रैगमेंट बनता है। तो अगर ये वैसे ब्यूटारिक एसिड होता तो ये 88 का फ्रैगमेंट बनता। हम देख रहे हैं कि इसमें जो 88 का भी मौजूद है, जैसे कि पीछे वाले में इसमें 122 था और 123 था, इसी तरह इसमें जो है 89 और 88 है। तो ये इंडिकेशंस होती हैं कि यहाँ पर कुछ एस्टर है और ये डबल मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होती है, वरना इस तरह से एसिड जो है ना वो नॉर्मल मॉलिक्यूल अपीयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्यूटाइल ब्यूटानोएट के बाकी फ्रैगमेंट्स भी शो किए हैं। 160 दूसरी तरफ से मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट हो रही है तो 160 और 28 का बन रहा है, इधर से मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होती है 88 का और 56 का, 88 का फ्रैगमेंट आपने देखा, ठीक है। लेकिन चूंकि 89 का बड़ा था तो ये 88 का ये बना, तो 89 का बड़ा था तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है एसिड तो बना लेकिन ये प्रोटोनेट हो गया, तो उसको डबल मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट का, हालांकि यही बड़ा फ्रैगमेंट बनना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब यहाँ से अल्फा क्लीवेज होगी तो 71 का बनेगा, दूसरी तरफ 73 का होगा। तो मैंने बताया था कि अगर एक रेडिकल की फॉर्म में निकलता है एक मॉलिक्यूल से तो दूसरे मॉलिक्यूल में वो कैटायन की फॉर्म में भी निकल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो आयन नजर आ रहे हैं 116 और 28, हालांकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन किसी सूरत में ये कैटायन की फॉर्म में भी निकलेगा, तो हर फ्रैगमेंट आपको नजर आएगा। तो 116 भी नजर आएगा, 28 भी, 88 भी नजर आएगा, 56 भी नजर आएगा, और मेरा ख्याल 56 था अभी पीछे, यस बड़ा था ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह से 71 और 73 के भी नजर आ रहे थे हमें, 71 और 73 के नजर आ रहे हैं, 71 का बेस पीक और 73 की बड़ी पीक नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो और उसके अलावा 101 और 43 के भी नजर आएंगे, देखते हैं 101, यस 101 और 43 के भी नजर आ रहे हैं। तो ये सारे जो ये क्लीवेज आपको दिखाई गई है। तो आप ये प्रिंट जब करेंगे तो आप ये पेज सामने रख के और स्पेक्ट्रम सामने रख के आप फिर देखेंगे कि किस तरह से जो फ्रैगमेंट है ये बने हैं। तो एनीवे यहाँ पे जो स्पेशल डिस्कस करने वाली बात थी वो सिर्फ यही थी कि 89 का फ्रैगमेंट जो है वो कैसे बनता है। वो इस पेज पे तो नहीं शो किया लेकिन पिछले पेज पे जो है वो 89 का फ्रैगमेंट जो है वो शो किया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोएट है, तो इसमें भी ऑफ कोर्स यहाँ पे ये गामा एटम बनता है। कोई तीनों हाइड्रोजन मिथाइल जो ये गामा एटम बनते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो एनीवे रिप्लेंट है तो 123, ये 122 की पीक है, ये 123 की पीक है।
और इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक 178 की छोटी है, क्योंकि ये फॉरन जो है ये रीअरेंजमेंट होती है और उसमें आप देखें ये पीक जो है ये बड़ी होगी। तो इसमें 57 की पीक इसलिए बड़ी है कि यहाँ से जब ये बीटा क्लीवेज होगी तो ये 57 का फ्रैगमेंट है, 4 कार्बन का स्केलेटन या अल्केन में पड़ चुके हैं। ठीक है, 105 का क्या है, यहाँ से अल्फा क्लीवेज होगी, अल्कोक्सी रेडिकल निकलेगा, तो ये आपके पास 105 का आ गया। ठीक है, 123 का जो है ये ऑफ कोर्स ये जो डबल बैकल फर्टी हुई है ये वाली कर दूंगी। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये 77 का फ्रैगमेंट है, ऑफ कोर्स यहाँ से ये खत्म हो गया तो फिनाइल का टाइम बनेगा। 57 का आपने देख लिया, 56 का जो है वो फ्रैगमेंट जो है हाइड्रोजन ट्रांसफर की वजह से हुआ होगा, बाकी जो एरोमेटिक सिस्टम में फ्रैगमेंट आपको जैसे नजर आता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुछ एसिड और भी, कुछ एस्टर और भी हैं जिनमें एक अजीब सा बिहेवियर होता है। मिसाइल के तौर पर बेंजाइल और फिनाइल एस्टर जो है, ठीक है, बेंजाइल और फिनाइल एस्टर्स, ठीक है, अंडरगो rearrangement involving hydride transfer from the alpha carbon to the ester oxygen, और उसमें एक इवन नंबर का एक आयन बनता है, स्पेशली इन दो कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, बेंजाइल एस्टर अगर होंगे या फिनाइल एस्टर होंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होना जरूरी है इस पोजीशन पे। तो ये बेंजाइल एस्टर है, ये नीचे फिनाइल एस्टर है। ठीक है, तो ये जो है इनमें यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि होता क्या है, अगर बेंजाइल एस्टर है तो आपको स्पेक्ट्रम के अंदर बेंजाइल अल्कोहल की आप फ्रैगमेंट नजर आएगा। हालांकि ये नॉर्मल मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंट नजर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ कि इस तरह की रीअरेंजमेंट होती है, जैसे कि अभी हमने डबल मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट देखी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से हाइड्रोजन जो है रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये हाइड्रोजन चूंकि यहाँ पे आया तो ये बेंजाइल अल्कोहल बनता है। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है बेंजाइल एस्टर में, ठीक है, बेंजाइल एस्टर में जो है अगर इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो बेंजाइल अल्कोहल का भी पीक आएगा स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी ओवरऑल बाकी फ्रैगमेंट भी बनेंगे लेकिन खास तौर पर बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि अगर स्पेक्ट्रम में जो है वो हाई 108 से भी हायर मॉलिक्यूलर मास के फ्रैगमेंट नजर आ रहे हैं, तो आप ये समझ आए कि बेंजाइल अल्कोहल का अगर नजर आ रहा है तो ये बेंजाइल अल्कोहल का एस्टर है, सॉरी बेंजाइल एस्टर है किसी एसिड का। ठीक है, इसी तरह से फिनाइल में भी आप देखें कि ये यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट ये है और अल्कोक्सी पार्ट ये है, ये अल्कोक्सी पार्ट है। तो अगर ये वाला पार्ट होगा तो आपके पास बेंजाइल अल्कोहल, और अगर फिनाइल एस्टर होगा तो आपके पास फिनोल का फ्रैगमेंट नजर आएगा। ठीक है, तो ये हम स्पेक्ट्रम यहाँ से देख ले हैं, बेंजाइल एसीटेट है ये, और इसी तरह फिनाइल एसीटेट होगा तो उसमें भी, तो यहाँ पे 108 जो है, हालांकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल लग रहा है बेंजाइल अल्कोहल, लेकिन ये सबसे बड़ा फ्रैगमेंट है, मॉलिक्यूलर आयन अच्छा खासा है। ठीक है, और उसके अलावा जो 108 बेस पीक है, तो ये बेसिकली ये जस्टिफिकेशन थी 108 बेस पीक की कि बेंजाइल अल्कोहल की पीक चाहिए बेस पीक क्यों है, तो इस तरह से जो है ये ट्रांसफर होता है और ये एक स्टेबल जो है रेडिकल के टाइम होता है। ठीक है, बाकी फ्रैगमेंट एज यूजुअल आपको नजर आएंगे, अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज, इसमें 91 का भी नजर आएगा आपको, प्रोपीनियम आयन का, ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी एरोमेटिक सिस्टम के भी आपको नजर आएंगे, ये 42 का और 43 के भी आपको नजर आ रहे हैं फ्रैगमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम फिनाइल वाले में देख लेते हैं। यस, फिनाइल एसीटेट है, फिनाइल एसीटेट में जो है ये 94 का बेस पीक है, हालांकि फिनोल 94 होता है, तो ये बड़ी अजीब बात थी कि ये स्पेक्ट्रम के अंदर मॉलिक्यूलर आयन तो 136 है और उसमें फिनोल की पीक भी आ रही है, तो वो फिर इस तरह से जस्टिफाई हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड टूटता है और फिनोल बन जाता है। तो बाकी जो आपको नजर आ रहे हैं, बाकी आपको फ्रैगमेंट उसी तरह से 77 का नजर आ रहा है, ये इसमें 65 का और 29 के फ्रैगमेंट है, जैसे कि एरोमेटिक सिस्टम में। मेरा ख्याल है बात करते हैं नाइट ट्रायल जो है ये हम कल करेंगे।